हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जो कि आपको स्कूल लेवल पे मिलती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो वो डेफिनेशन ये कहती है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो कि आपको स्कूल लेवल पे मिलती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। और मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये काफ़ी प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये काफ़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर जो रियल स्पिरिट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वो कैप्चर नहीं होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप लोगों ने रिलेटिव मोशन पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के पहले। तो जब आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा तब आपने ये रियलाइज किया होगा कि रेस्ट और मोशन, ये जो दो टर्म्स हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन में यूज कर रहे हैं, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ये तो खुद ही डिफाइंड नहीं है। क्योंकि बिना किसी रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से आप रेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते और बिना किसी रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से आप यूनिफॉर्म मोशन को भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब रेस्ट और मोशन ये दोनों ही एब्सोल्यूट वे में डिफाइन नहीं है, तो हम इसके बेसिस पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है कि नहीं क्वेश्चन। तो देखिए, इस चीज को मैंने यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन दीज टर्म्स आर देमसेल्व्स नॉट डिफाइंड इन एन एब्सोल्यूट वे, सो हाउ कैन वी डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज टर्म्स। ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमारी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए न्यूटन ये बात जानते थे कि क्योंकि जब रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को ही हम डिफाइन नहीं कर सकते एब्सोल्यूट सेंस में, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की इसके बेसिस पे डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। तो ये जो डेफिनेशन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक प्रिमिटिव डेफिनेशन है। तो हमको एक थोड़ी और सॉलिड डेफिनेशन बिल्डअप करने की ज़रूरत है, जो कि मैं बिल्डअप करूंगा अगले आने वाली कुछ स्लाइड्स में। एक्चुअली मैं बिल्डअप नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। न्यूटन ने जो एक्चुअल डेफिनेशन दी थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ। और मैं आपको केवल ये बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जो स्कूल ग्रेड पर आप जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, वो एक अच्छी डेफिनेशन नहीं है। उसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक्चुअल स्पिरिट कैप्चर नहीं होती और उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है, तो अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक्चुअल डेफिनेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक ऑब्जर्वर है O1। ये एक ऑब्जर्वर है O1 जो कि रेस्ट पर है। फिर एक ऑब्जर्वर है O2 जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में चल रहा है। और एक तीसरा ऑब्जर्वर है O3 जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ये तीन ऑब्जर्वर्स हमने कंसिडर किए हैं। ठीक है, और इसी के साथ में हमने एक ऑब्जेक्ट भी कंसिडर किया है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड के रिलेटिव रेस्ट पे है और ग्राउंड के रिलेटिव इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो तीन ऑब्जर्वर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं O1, O2 और O3, इनके रेस्पेक्ट में हम लोग ये डिफाइन करना चाहते हैं या ये डिस्कस करना चाहते हैं कि O1, O2 और O3 के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, हम O1 के रेस्पेक्ट में इसके मोशन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर O1 से पूछा जाए कि आपको ब्लॉक M का मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, तो O1 क्या जवाब देगा। O1 ये बोलेगा कि ब्लॉक M की वेलोसिटी 0 है। O1 साथ में ये भी बोलेगा कि ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 है और उसका एक्सेलरेशन भी मुझे 0 दिखाई दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन O1 देगा ब्लॉक के बारे में। और F इज इक्वल टू ma जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, O1 बोलेगा कि ये एप्लीकेबल नजर आ रहा है मुझे ब्लॉक के ऊपर। O1 के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी हमें। ठीक है, तो O1 के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा ब्लॉक के बारे में वो ये है। ठीक है, तो ये हुआ एक डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर कोई भी हमको इनकंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही, सब कुछ नीट एंड क्लियर है। फिर हम आते हैं O2 के पास। तो O2 से अगर पूछा जाए कि आपको ब्लॉक का मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, तो O2 क्या जवाब देगा। O2 ये बोलेगा कि मेरे रिलेटिव मुझे लग रहा है कि ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि हर ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मानता है और वो ये मान के चलता है कि वो खुद नहीं चल रहा है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उसके रिलेटिव उसी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना। ये आपने रिलेटिव मोशन के अंदर पढ़ा होगा। तो यानी कि O2 से अगर पूछा जाए कि ब्लॉक M जो है ये इसका मोशन आपको कैसा दिखाई देता है,
तो O2 जवाब देगा कि ब्लॉक M जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये O1, O2 और O3 जो ऑब्जर्वर्स मैंने कंसीडर किए हैं, इनके अंदर जो मैंने डिफाइन किया है कि इनकी वेलोसिटी 0 है, v है, एक्सेलरेशन a है, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये मैंने अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी वेलोसिटी या कोई भी पोजीशन या कोई भी एक्सेलरेशन विदाउट रेफरेंस फ्रेम तो होता नहीं है, तो इसलिए रेफरेंस फ्रेम हमने यहाँ पे ग्राउंड को चूज किया हुआ है। ठीक है, तो O2 ये बताएगा कि ब्लॉक M की जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट की डायरेक्शन में v है। अगर O2 से पूछा जाए कि ब्लॉक M पर नेट फोर्स आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो O2 बोलेगा नेट फोर्स 0 दिखाई दे रहा है। O2 से पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन आपको ब्लॉक का कितना दिखाई दे रहा है, तो O2 बोलेगा कि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, फिर हम O2 से पूछें कि क्या ब्लॉक के ऊपर F इज इक्वल टू एम ए आपको एप्लीकेबल नजर आ रहा है, तो O2 बोलेगा हाँ, फोर्स भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, तो F इज इक्वल टू एम ए ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जवाब देगा O2। ठीक है, फिर इसी के साथ में अगर हम O3 पर आए, तो O3 से अगर हम पूछें कि आपको ब्लॉक का मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, तो O3 बोलेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। सिंपल रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, ऐसा ही दिखाई देगा O3 को। ठीक है, फिर अगर आप O3 से पूछें कि ब्लॉक का वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो वो बोलेगा वाई डायरेक्शन में तो 0 है। एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, तो वो बोलेगा एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और वो उसका मैग्नीट्यूड है ए। ठीक है, अगर आप O3 से पूछें कि ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो O3 बोलेगा कि नेट फोर्स तो एक्स डायरेक्शन में भी 0 है और वाई डायरेक्शन में भी 0 है। ये जवाब देगा O3 फोर्स के बारे में। ठीक है, और अब आती है मजेदार बात। अब आप देखिए O3 ये बोल रहा है कि ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स तो 0 है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। देखिए, नेट फोर्स 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं आ रहा है O3 के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम O3 से पूछें कि क्या ब्लॉक के लिए F इज इक्वल टू एम ए, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो आप लोग को एप्लीकेबल नजर आ रहा है, तो O3 बोलेगा नहीं, एप्लीकेबल नजर नहीं आ रहा है। अब कितनी मजेदार बात हो गई, यानी कि O3 एक ऐसा ऑब्जर्वर है जिसके फ्रेम में अगर हम जाएं तो हमको ब्लॉक के ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नजर नहीं आते हैं। O3 एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम है जिसके लिए F इज इक्वल टू एम ए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि O3 के फ्रेम में फोर्स तो 0 है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। कितनी कमाल की बात है ये। यानी कि कुछ ऐसे रेफरेंस फ्रेम्स हैं जिसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है, और कुछ ऐसे रेफरेंस फ्रेम होते हैं जिनके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है ना, तो कुछ रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल है, कुछ रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम जिनके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, और ऐसे रेफरेंस फ्रेम जिनके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की कहानी है। न्यूटन ये बात जानते थे कि उनके जो लॉज हैं वो कुछ रेफरेंस फ्रेम में एप्लीकेबल होंगे और कुछ में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उन्होंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो चीज़ डिफाइन की वो यही थी कि किस कंडीशन में मेरे लॉज एप्लीकेबल होंगे और किस कंडीशन में मेरे लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन दी थी न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के अंदर। फर्स्ट लॉ के अंदर न्यूटन ने ये नहीं कहा कि एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ये एक प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। जो एक्चुअल चीज़ न्यूटन ने कही थी वो ये थी कि जो न्यूटन्स लॉज हैं वो केवल इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होंगे, नॉन इनर्शियल में एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन क्या होगी, ये चीज़ न्यूटन ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताई थी। जब भी स्टूडेंट्स हम कोई थ्योरी प्रपोज करते हैं साइंस में, जब भी कोई थ्योरी प्रपोज की जाती है तो उस थ्योरी के अंदर पहले वो बेसिक एजम्पशंस बताए जाते हैं जिसके अंडर वो थ्योरी एप्लीकेबल होगी। न्यूटन ने एग्जैक्टली यही काम किया था। न्यूटन ने यह बताया कि किन एजम्पशंस के अंडर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगे। तो उन्होंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही चीज़ बताई कि केवल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर ही न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल होंगे और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के अंदर न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन कर दिया। वो वाले रेफरेंस फ्रेम यानी कि O1 और O2 टाइप के जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं इनको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और O3 के टाइप के जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं उनको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसको आप लूज टर्म्स में, वेग टर्म्स में इस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो वाले रेफरेंस फ्रेम जो कि या तो रेस्ट पे हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं वो कहे जाएंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और वो वाले रेफरेंस फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड हैं वो कहे जाएंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि जब रेस्ट और मोशन ही डिफाइंड नहीं है तो हम इनर्शियल फ्रेम को और नॉन इनर्शियल फ्रेम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी कि हमको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करने के लिए थोड़ी और सॉलिड डेफिनेशन चाहिए, क्योंकि अभी भी हमने रेस्ट और मोशन इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया है।
हमारे पास में कोई भी ऐसा रेफरेंस फ्रेम नहीं है वर्ल्ड में जिसके रेस्पेक्ट में हम ये डिफाइन कर सकें कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा। ये हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि रेस्ट और मोशन जो है वो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होता है, और वर्ल्ड के अंदर भगवान ने हमको कोई भी एक एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम नहीं दे रखा है कि इसके रेस्पेक्ट में हम सारे के सारे मोशन को या फिर सारे के सारे पोजीशंस को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास में एक ये बर्डन रहता है कि हम डिफाइन करें एक एब्सोल्यूट वे में कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होगा और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होगा। तो इसके लिए एक और मैं आपको चीज़ नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखिए, उसके पहले हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि O1, O2, O3 ये तीन जो ऑब्जर्वर्स हैं, ये तीनों इस बात पे एग्री करते हैं कि इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, या फिर इस बॉडी के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं। यानी कि यहाँ से हमको ये बात समझ में आती है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोई सा भी आप रेफरेंस फ्रेम लेंगे तो हर रेफरेंस फ्रेम में जो फोर्स होगा किसी बॉडी पे लगने वाला वो सेम दिखाई देगा, चाहे वो रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल हो चाहे वो नॉन इनर्शियल हो। तो फोर्स एक रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये हुई एक बात। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो सभी के सभी ऑब्जर्वर्स, चाहे वो किसी भी तरीके के ऑब्जर्वर हो, चाहे वो इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो, वो इस बात से एग्री करेंगे कि एक पर्टिकुलर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है। अब अगर हम उस बॉडी के ऊपर चले जाएं और उस बॉडी को ही हम उस बॉडी के साथ में हम एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो बॉडी जो होगी उस पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर या फिर उससे अटैच रेफरेंस फ्रेम नेसेसरीली एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ही होगा। क्योंकि अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर एक बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो यानी कि वो नेसेसरीली एक इनर्शियल फ्रेम ही होगा। यानी कि हमको एक अगर हम एक बॉडी को डिफाइन करें जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो यानी कि वो बॉडी हम एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं जो कि नेसेसरीली इनर्शियल ही होगा। तो यही काम हम नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं, और यहां से हमको मिलेगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक परफेक्ट डेफिनेशन। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे लिखी है, फोर्स इज अ रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको मैंने आपको पिछले पेज पे समझाया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर रेफरेंस फ्रेम पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर इस बात से एग्री करेगा कि एक बॉडी के ऊपर क्या फोर्सेस लग रहे हैं, कभी भी उनमें डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि फोर्स एक रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को किस तरह से डिफाइन करता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इफ वी गो इन द फ्रेम ऑफ अ बॉडी ऑन विच द नेट फोर्स इज जीरो, देन all the reference frames which either appear to be at rest with respect to this body or appear to be moving with a constant velocity with respect to this body are called inertial reference frames। ये inertial reference frame की एक perfect definition है, ये एक absolute definition है। देखो, अगर एक बॉडी आप लेते हो जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वो नेसेसरीली इनर्शियल होगी, और एक इनर्शियल बॉडी यानी कि एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे अगर आप बैठ जाओ तो उसके रेस्पेक्ट में जितने भी दूसरे बॉडीज जो कि या तो रेस्ट पे होंगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होंगी, वो आपको या तो रेस्ट पे ही नजर आएंगी या यूनिफॉर्म मोशन में ही नजर आएंगी। उसके अलावा एक्सेलरेटेड नजर नहीं आ सकती, ठीक है ना। आप मेरे बात के कहने की स्पिरिट समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के कंसेप्ट ये है कि अगर आपको एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मिल गया जिसको आप एब्सोल्यूट सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, तो उस बॉडी के रेस्पेक्ट में आप सारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले सारे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। अगर हम एक एम मास की बॉडी लें जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो हमको पता है वो नेसेसरीली इनर्शियल होगी क्योंकि उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। पर हम ये बात सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि वो रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी, क्योंकि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों ही डिफाइंड नहीं है क्लियरली। बिना रेफरेंस फ्रेम के हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के रेफरेंस फ्रेम में चले जा रहे हैं जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, और इस बॉडी के रेफरेंस फ्रेम में वो सारे रेफरेंस फ्रेम जो कि या तो यूनिफॉर्म मोशन में होंगे या रेस्ट पे होंगे, वो हमको या तो यूनिफॉर्म मोशन में ही दिखाई पड़ेंगे या रेस्ट पे ही दिखाई पड़ेंगे। या इसका उल्टा भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो रेस्ट पे दिखाई पड़ सकता है, जो रेस्ट पे है वो यूनिफॉर्म मोशन में दिखाई पड़ सकता है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि जितने भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स होंगे वो इनर्शियल ही दिखाई पड़ेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक इनर्शियल नॉन इनर्शियल दिखाई पड़ जाए और एक नॉन इनर्शियल इनर्शियल दिखाई पड़ जाए, क्योंकि जिस भी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो होगा या फिर जिस भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा वो नेसेसरीली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ही कहलाएगा। या फिर उस बॉडी से अगर आप एक रेफरेंस फ्रेम अटैच करते हैं तो वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ही होगा। तो यही कंसेप्ट को यूज करके हमने इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन कर दिया। अब सेम बॉडी के रेस्पेक्ट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इन द फ्रेम ऑफ एवर बॉडी all the reference frames that appear to have some acceleration are called non-inertial reference frames। तो यहां पर हमने इस पेज पे क्या किया, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन कर दिया।
न्यूटन ने एग्जैक्टली यही काम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में किया था कि उन्होंने इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। और उन्होंने फाइनली स्टेटमेंट ही दिया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉट इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कितनी मजेदार कहानी है ये। यहाँ पे हमने ये समझा कि जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है वो किस तरीके से एक प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, और उसके अंदर एक्चुअल स्पिरिट कैप्चर नहीं होती क्योंकि रेस्ट और मोशन खुद ही डिफाइंड नहीं है। फिर हमने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से कुछ रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नजर आते हैं और कुछ के अंदर एप्लीकेबल नहीं नजर आते हैं। न्यूटन ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने वो वाले रेफरेंस फ्रेम जिसके अंदर न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनको नाम दिया इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और वो वाले रेफरेंस फ्रेम जिसके अंदर न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं होते उसको उन्होंने नाम दिया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, फिर उन्होंने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की ये डेफिनेशन दी जो कि मैंने आपको इस पेज पे समझाई, और फाइनली उन्होंने ये कहा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि न्यूटन्स लॉज केवल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही एप्लीकेबल है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके देन, थैंक यू।